पीएम मोदी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहली वर्चुअल रैली करेंगे और जन चौपाल के नाम से होने वाली इस वर्चुअल रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रैली से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभाओं के लोग जुड़ेंगे और बताया गया कि पीएम मोदी की इस वर्चुअल रैली से करीब 49,000 लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा लखनऊ प्रदेश कार्यालय में बने वर्चुअल रैली स्टूडियो से रैली में जुड़ेंगे। इस रैली को सहारनपुर की सभी विधानसभाओं में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा शामली और कैराना में वर्चुअल रैली के प्रसारण के इंतजाम किए गए हैं। बागपत गौतम बुद्ध नगर में रैली को दिखाने के लिए स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। इन 5 जिलों की सभी विधानसभाओं के उम्मीदवार भी इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बनेंगे। बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली से जोड़ने के लिए मोबाइल पर भी इस रैली का लिंक भेजा जा रहा है। रैली का नाम जन चौपाल रैली जो रखा गया है और इस जन चौपाल में अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 5 जनपद हैं, ऐसे 5 जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ऐसे सारे जनपदों के लगभग 21 विधानसभाओं को इसमें हमने टच किया है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 6 स्टूडियो बनाए गए हैं। ये मुख्य स्टूडियो है और साथ ही साथ मेरठ के अंदर, आगरा के अंदर, गोरखपुर के अंदर, वाराणसी के अंदर अलग अलग जगहों पर इस तरह के स्टूडियो बनाए गए हैं। कानपुर में भी स्टूडियो बना है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी का पुलिस वाले को धमकाते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। बताया गया है कि वो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे थे। जिन्हें पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की तो वो भड़क उठे और उन्होंने अपने रुतबे का जोर दिखाते हुए पुलिस वाले को ही धमकाना शुरू कर दिया। और आप दावा किया गया कि समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे एसपी प्रत्याशी ने आचार संहिता के साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पुलिस वाला उन्हें वहां से हटाने पहुंचा, लेकिन वो वहां से जाने के बजाय बीच सड़क पर ही कुर्सी डालकर बैठ गए। हालांकि माहौल गर्म होने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें कार में बिठाकर वहां से रवाना किया। इस दौरान भी वो पुलिस वाले को कानून समझाते हुए देख लेने की धमकी देते नजर आए। और गुजरात के जूनागढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। वहां एक निजी लेबोरेटरी में आग लग गई है और इसका धुआं पास के आई कनेरिया अस्पताल तक पहुंच गया है। इस आग की वजह से अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों को फौरन रेस्क्यू करना पड़ा, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धुएं की वजह से मरीजों की हालत खराब हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गुजरात के जूनागढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है। लैब में अचानक आग लग गई और लेबोरेटरी में आग लगने की वजह से आसपास उसका धुआं फैलता चला गया और धुआं पास के आई कनेरिया अस्पताल तक भी पहुंच गया। वहां पर कई मरीज भर्ती थे। इस आग की वजह से अस्पताल में भर्ती 10 मरीजों को उनका रेस्क्यू किया गया है और उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। धुएं की वजह से मरीजों को हालत खराब होती हुई दिखाई दी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। और जनक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जनक, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? देखिए शिवानी, देर रात 3 साढ़े 3 की घटना है जब SRL लेबोरेटरी है वहां पर आग लगी और आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन आग की जो लपटें हैं वो पास के अस्पताल, क्योंकि दीवार एक ही थी तो पास के अस्पताल में भी वो आग और धुआं वहां पर फैला और वहां पर उस समय 10 मरीज थे और 10 मरीजों को हालांकि थोड़े समय बाद वहां से रेस्क्यू किया गया। वहां की दमकल की गाड़ियां पहुंची और बाकी लोगों ने रेस्क्यू किया, लेकिन तब तक धुएं इस कदर था कि उसे घुटन महसूस होने लगी थी, जिसमें से 10 लोगों में से 3 लोगों की स्थिति फिलहाल अभी नाजुक बताई जा रही है। उनको पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जबकि 7 जो मरीज हैं वो भी स्वस्थ हैं। उनका जो इलाज पहले चल रहा था उसी तरीके से पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन 3 लोग जो सफोकेट हुए थे पूरी तरह से घुटन महसूस होने पर उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और पास के अस्पताल में उनको ICU में एडमिट किया गया है। शिवानी, यानी जिनको भर्ती करवाया गया है उनकी हालत गंभीर है। गुजरात के जूनागढ़ में अचानक इस लैब में आग लग जाती है। और जनक, इस लैब और अस्पताल के बीच में डिस्टेंस कितना है और खासतौर पर क्या आग की वजह बताई जा रही है, क्या कारण बताया जा रहा है? मैंने जिस तरीके से बताया, आग का कारण अब तक साफ नहीं है, क्योंकि रात को लेबोरेटरी बंद रहती थी और उस समय आग लगी वहां पर। लेकिन लेबोरेटरी में आप जैसे जानते हैं कि वहां पर कई तरह के केमिकल्स होते हैं, तो आग ज्यादा फैलती है जब ऐसी आग लगती है तो। और उसके बाद जब आग लगी तो पास ही में, क्योंकि बेहद नजदीक और दीवार एक ही बिल्डिंग होने के चलते वो उसकी लपटें हैं वो तुरंत अस्पताल तक पहुंची और अस्पताल को भी अपने आग की चपेट में लेना शुरू किया। उसके बाद जो धुआं हुआ उसके घुटन महसूस हुई और जिसके चलते 3 मरीजों की हालत फिलहाल अभी नाजुक बताई जा रही है।
तो एसआरएल लेबोरेटरी थी जहां पर यह आग लगी और उससे कुछ ही कदम पर अस्पताल भी था जहां पर अचानक से धुआं फैलने लगा, जिसकी वजह से घुटन महसूस होने लगी। तमाम मरीज जो वहां पर पहले से ही भर्ती थे उसमें से 3 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया और इन मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस बार चुनाव मैदान में हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए वो आज दोपहर अपना नामांकन दाखिल भी करेंगे। अखिलेश यादव के साथ जिले में समाजवादी पार्टी के और 3 उम्मीदवार भी रहेंगे। मैनपुरी में तीसरे चरण यानी कि 20 फरवरी को मतदान होना है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान करने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। तौकीर रजा पर कई गंभीर आरोप लगाने के बाद निदा खान चर्चा में आई थी और अब वो यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो गईं। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में पार्टी के नेताओं ने उन्हें सदस्यता दिलाई, जिसके बाद उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। न्यूज 18 से बातचीत में निदा खान ने बीजेपी में शामिल होने की वजह बताई। भाजपा ने महिलाओं का साथ दिया और उन लोगों का साथ दिया जो उसका समर्थन कर रहे थे और इस बात को समझा कि 3 तलाक का कानून लाना कितना ज्यादा जरूरी है। निदा खान के अलावा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के भी कुछ नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, जिनमें लंबे वक्त तक मायावती के साथ रहे गंगाराम अंबेडकर भी शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर सिकरी, फतेहाबाद, एतमादपुर में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे के करीब आगरा के किरावली में प्रभावी मतदाता संवाद में हिस्सा लेंगे, जबकि दोपहर करीब 1 बजे वो पीएम के साथ वर्चुअल रैली में जुड़ जाएंगे। इस रैली के बाद वो आगरा के शमशाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि शाम 4 बजे से आवल खेड़ा बाजार में घर घर जाकर चुनाव प्रचार भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब शाहजहांपुर विधानसभा सीट से पर्चा दाखिल या पर्चा खारिज होने पर एक निर्दलीय उम्मीदवार रो पड़े। वैद्यराज किशन नाम के इस प्रत्याशी ने इस महीने की 25 तारीख को नामांकन दाखिल किया था, जिनका पर्चा जांच में खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाए और कलेक्ट्रेट में ही फूट फूट कर रोने लगे। मैं मर जाऊंगा साहब, मैं नहीं बचूंगा। काफी देर तक वो ये मानने को ही तैयार नहीं हुए कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। हम रिसीव नहीं करेंगे, हम रिसीव नहीं करेंगे, हम मौत रिसीव करेगी मेरी। वैद्यराज किशन के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग ये सब देखते रह गए। यह हंगामा उस समय बढ़ता चला गया जब उन्होंने शाहजहांपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश खन्ना के इशारे पर उनका नामांकन रद्द होने का आरोप लगा दिया, जिसके लिए उन्होंने रो रो कर कलेक्ट्रेट में मौजूद कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को भी कसूरवार ठहरा दिया। 11 बजे बुलाया, चपरासी ने रोक लिया और कह रहे 11 बजे तुम आए नहीं। वैद्यराज किशन का आरोप है कि कलेक्ट्रेट में उनके समय पर पहुंचने के बाद भी उन्हें पर्चे की खामियों को सुधारने का मौका नहीं दिया गया। 2 घंटे तक प्रत्याशियों को फंसाए रहते हैं। इससे पहले शाहजहांपुर में 8 बार से लगातार विधायक रहे सुरेश खन्ना को टक्कर देने के लिए वैद्यराज किशन पीपीई किट पहनकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी भी थी और कांग्रेस बीएसपी भी। योगी ने राहुल प्रियंका का नाम लिए बिना कहा कि जब देश में मुश्किल में था तब भाई बहन को इटली में नानी याद आती थी। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। स्मृति के निशाने पर अखिलेश यादव थे। उन्होंने कहा, जो लोग कल तक हिंदुत्व का अपमान करते थे, आज उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं। इस रणबेला में जिन लोगों को हिंदू और हिंदुत्व से परेशानी थी, अब वो भगवान कृष्ण के सपने देखने लगे हैं। लेकिन उनका कड़वा सत्य ये है कि नेताजी सपने देखते हैं कृष्ण भगवान जी के और अपनी पार्टी देते हैं नाहिद हसन जैसे नेताओं के हाथ में।
उत्तराखंड की लालकुआं सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत प्रचार के दौरान कबड्डी के मैदान में उतर गए। दरअसल वो लालकुआं में अपने प्रचार अभियान के तहत लोगों से मिल रहे थे और इसी दौरान वो वहां एक स्कूल में जा पहुंचे। जहां मौका था कबड्डी कंपटीशन के शुभारंभ का, वहां पहुंचने के बाद हरीश रावत खुद को कबड्डी के मैदान में उतरने से रोक नहीं पाए। उन्होंने बाकायदा खिलाड़ियों की तरह अपना हाथ आगे फैलाया और विरोधियों को पस्त करने के इरादे से उनके खेमे में दाखिल हुए। जैसे ही रावत ने कबड्डी कबड्डी कहते हुए एंट्री ली, वहां तालियां बजने लगी। पूर्व मुख्यमंत्री के इस आक्रामक अंदाज को देखकर सामने वाले खिलाड़ी भी घबरा गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपना खेल रोककर खिलाड़ियों और वहां मौजूद लोगों को नमस्कार किया और फिर प्रचार के लिए आगे निकल पड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूपी में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेरठ के हस्तिनापुर में डोर टू डोर कैंपेन किया। कांग्रेस ने हस्तिनापुर विधानसभा सीट से फिल्मी जगत से राजनीति में एंट्री ले चुकी अर्चना गौतम को उम्मीदवार बनाया है। वहां पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान है। भूपेश बघेल को आप देख सकते हैं यहाँ डोर टू डोर कैंपेन करने पहुंचे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं वोट देने की कांग्रेस के पक्ष में। पश्चिमी यूपी के इस चुनावी दौरे के दौरान भूपेश बघेल ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। कब्रिस्तान जिन्ना पाकिस्तान चलेगा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए कि आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए एक नया वीडियो जारी किया। छाती में तुम बटे तो लुट जाएगा विकास का डोला। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला को 43 करोड़ की कोकेन के साथ पकड़ा गया। देश भर में अब तक 75% लोगों को कोरोना की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े लोगों की तारीफ की। और एक तरफ जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेता यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में प्रचार का जिम्मा संभाला। गोवा में शाह ने पहले साईं मंदिर जाकर पूजा की, फिर लोगों से संवाद किया, जहां उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को मोदी फोबिया हो गया है। हम अगर योजना भी भेजेंगे तो राहुल बाबा उनको योजनाओं का अमल नहीं करने देंगे। उनको डर लगेगा कि मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे, रहने दो रहने दो रहने दो। उनको गोवा के विकास की नहीं पड़ी, उनको मोदी फोबिया हो गया। बैठते उठते सोते जागते मोदी 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 मोदी। अच्छा ही है राहुल बाबा, आप मोदी मोदी कर रहे हैं। इनका ट्वीट देखें, एक भी सकारात्मक ट्वीट आपको दिखाई नहीं पड़ी, एक भी सकारात्मक। उत्तर प्रदेश के हरदोई से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां ब्रेड बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद उसने फैक्ट्री में मौजूद डीजल की केन को अपने आगोश में ले लिया, जिससे वहां जबरदस्त धमाके के साथ आग की कई मीटर ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। कुछ ही मिनट के अंदर पूरी की पूरी फैक्ट्री आग में घिर गई। खतरा तब और बढ़ गया जब पता लगा कि उसके अंदर कुछ मजदूर भी मौजूद थे। हालांकि दमकल विभाग ने वक्त रहते मोर्चा संभाल लिया। 2-4 आदमी फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला और बाहर निकाल कर आग बुझाना शुरू किया, तो आग को कंट्रोल कर लिया। आग से घिरी फैक्ट्री पर फौरन पानी की बौछार शुरू कर दी गई, जिसके लिए दमकल की 2 गाड़ियों को तैनात किया गया। इस दौरान उससे निकलने वाले धुएं ने फैक्ट्री के ऊपर मानो पूरे आसमान पर कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से काफी देर बाद तक भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री के मालिक ने आशंका जताई कि इस हादसे में उसे कम से कम 15 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर चीन से कर्ज लेने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 3 फरवरी को चीन के दौरे पर जा रहे इमरान खान $3 अरब का और कर्ज मांग सकते हैं। इसे इमरान खान वहां 4 फरवरी से शुरू होने जा रहे विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया है कि वो वहां चीन से फिर
नया कर्ज ले सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक इमरान सरकार चीन से 11 अरब डॉलर का कर्ज ले चुकी है और पाकिस्तान की बदहाली का आलम यह है कि वो अब तक सिर्फ चीन के कर्ज का ब्याज ही दे रहा है और असल रकम तो वापस करनी अभी बाकी है। यही नहीं, चीन जा रहे इमरान खान वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल पाएंगे या फिर नहीं, ये भी अभी तक तय नहीं हो पाया है, क्योंकि चीन ने जिनपिंग से उनकी आमने सामने की मुलाकात को अब तक मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी महिलाओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर शाम को महिलाओं से ऑनलाइन बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का नाम शी द चेंज मेकर रखा गया है। बीजेपी ने मणिपुर विधानसभा की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मणिपुर में 2 चरण में 27 फरवरी और 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी देश को खोखला कर सकता है। कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहाँ भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। गुजरात एटीएस ने धंधुका हत्याकांड मामले में दिल्ली से कमरगनी उस्मानी नाम के एक मौलवी को पकड़ा। धंधुका में कुछ दिन पहले किशन भरवाड़ नाम के एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि हत्या से कुछ रोज पहले ही उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला था, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद किशन ने माफी मांगते हुए उस पोस्ट को हटा दिया था। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 61 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 24 महिलाएं शामिल हैं। आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी और बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और वो संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री संसद में दोपहर करीब 12 बजे आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर आम बजट आने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। कल यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद में आम बजट पेश करेंगी। बताया जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं इस बजट सत्र के हंगामेदार रहने के भी पूरे आसार हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 2 मकानों को प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई एंटी माफिया अभियान के तहत की गई और 2 अलग-अलग इलाकों में 2 बदमाशों के अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। दोनों अतिक्रमण हटाकर लगभग 1 करोड़ रुपए की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक नहीं चली और दोनों अवैध मकान कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गए। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश की नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर बख्तवारपुर में एसपी आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार सुनील चौधरी पर नोटों की बारिश की गई। सुनील चौधरी वहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे और उनके वहां पहुंचते ही घर की पहली मंजिल पर खड़े एक आदमी ने उन पर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही लोगों ने नोट उड़ते देखे, सब तालियां बजाने लगे। खुद सुनील चौधरी भी ये देखकर हैरान हो गए और उन्होंने नोट उड़ाने वाले शख्स का हाथ हिलाकर शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक भी नजर आए, जिनमें किसी ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों से घिरे वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर छोड़कर जाने की खबर है। उन्होंने कनाडा में कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया, जिसके बाद उनके फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया। कुछ ने प्ले कार्ड के जरिए आजादी की मांग करते हुए रैली निकाली। बताया गया कि 20,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने, जिनमें कुछ ने प्रधानमंत्री के घर के आसपास और नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में अपने ट्रक और कारें पार्क कर दी, जिन्हें पुलिस वालों ने वहां से हटाने को कहा। विरोध की यह आग वहां की ट्रूडो सरकार के उस फैसले के बाद भड़की, जिसमें उसने ट्रक ड्राइवरों के लिए अमेरिका की सीमा को पार के लिए कोरोना के टीके की एक डोज लगवाना जरूरी कर दिया था, जिसका विरोध इन ट्रक ड्राइवरों ने वहां की संसद पार्लियामेंट हिल के बाहर लगातार हॉर्न बजाकर किया।
ओटावा के मेयर ने ट्रकों को नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में खड़ा करने पर ट्वीट किया और इसे देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवान का अनादर बताया। लेकिन इन ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग एक हाईवे के ओवरपास पर जुट गए। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां से गुजर रहे ट्रक ड्राइवरों का हौसला बढ़ाया। ट्रकों का ये काफिला प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के घर की तरफ बढ़ रहा था। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर इतिहास रच दिया। नडाल अब दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूस के खिलाड़ी मेदवेदेव को हराते ही नडाल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए। फाइनल में नडाल पहले 2 सेट में पिछड़ गए थे, लेकिन इसके बाद 3 सेट में उन्होंने वापसी की और 5 घंटे से ज्यादा चले रोमांचक मुकाबले में रूस के खिलाड़ी को हराया। इसी के साथ खिताब के मामले में नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर दोनों ने 20-20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। हालांकि जोकोविच वैक्सीन पासपोर्ट और वीजा विवाद की वजह से तो फेडरर फिटनेस की वजह से इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा नहीं ले पाए थे। शहर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के बुलंदशहर में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जोरदार हमला बोला। कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। जयपुर में एक तेल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 3 बच्चों समेत 4 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी स्मृति पर आयोजित कार्यक्रम सर्वधर्म प्रार्थना में महात्मा गांधी को मौन श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी है। पार्टी ने उन्हें चमकौर साहिब के अलावा भादौर सीट से भी मैदान में उतारा है। बीजेपी के स्टार प्रचारक हेमा मालिनी ने मथुरा के गोवर्धन इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। गोवर्धन सीट से मेघश्याम सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मेघश्याम जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत बढ़िया काम किया है हमारे साथ जुड़कर। यूपी के बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पर एक साथ हमला बोला। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तीनों एकजुट हैं। कब? तीनों एकजुट होकर के कार्य करते हैं तब जब गरीब के हक पर डकैती डालनी हो। और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर हमला बोला और पंजाब में महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। एक टिकट नहीं दी गई तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहाँ पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहाँ पर लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों ने 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर जाहिद वानी समेत 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनमें एक ऑपरेशन बड़गाम और दूसरा पुलवामा में हुआ, जहां 4 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया, जिनमें आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी भी शामिल था। 2017 के बाद हुए कई आतंकी हमलों में शामिल होने की वजह से सुरक्षा बल को जाहिद की तलाश थी, जिसकी खबर मिलते ही बख्तरबंद गाड़ियों से पहुंचे जवानों ने पुलवामा के पास मौजूद उस इलाके को घेर लिया, जहाँ आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। खतरा करीब देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू की और उसी के जवाब में जवानों ने गोलियां चलाई। लंबे वक्त तक चली मुठभेड़ के बाद जाहिद समेत वहां मौजूद कुल 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। साथ ही उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें अमेरिका में बनी M4 राइफल समेत बहुत सारा गोला बारूद भी मिला। समीर डार के मरने के बाद यह डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, इनफैक्ट की जेएस का चीफ था पूरे वैली का। इसके साथ ही बड़गाम इलाके में भी सेना की एक आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। इसके बाद वहां चप्पे चप्पे की तलाशी लेने के लिए जवान तैनात कर दिए गए। यूपी के कानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि वहां के टाटमिल चौराहे पर एक तेज रफ्तार ई बस बेकाबू हो गई और उसने कई लोगों को कुचल दिया और उसके बाद बस वहां एक बिजली के खंभे से टकरा गई। बस की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी टक्कर से बिजली का खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। वहां एक आदमी बुरी तरह बिलखता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद भाई की हादसे में मौत हो गई।
हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस वहां पहुंची। इसके बाद सभी घायलों को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने वहां पर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस को जब सूचना मिली तो आसपास के थाना क्षेत्रों को भी तत्काल रवाना किया गया, एम्बुलेंस को भी रवाना किया गया। जो भी लोग यहाँ पे घायल थे, हताहत थे, उनको तत्काल हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया है। बताया गया कि ई बस का ड्राइवर नशे की हालत में था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और जबलपुर में जीआरपी ने 2 यात्रियों से लाखों रुपए कैश बरामद किए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जीआरपी ने दिल्ली जा रहे 2 यात्रियों से 72 लाख रुपए कैश बरामद किए, जिसके बाद दोनों यात्रियों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया और बरामद कैश की जानकारी आयकर विभाग को दी गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में सड़क नहीं बनने से परेशान लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पांडे के सामने अपनी नाराजगी जताई। अरविंद पांडे वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। नोएडा पुलिस ने एक वायरल वीडियो के आधार पर रवि किशन पर लगे कोरोना नियम तोड़ने के आरोपी की जांच तेज कर दी। रवि किशन एक दिन पहले नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। कोविड-19 प्रोटोकॉल और आचार संहिता का उल्लंघन का एक वीडियो वायरल हुई थी, इसको पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया। एनडीए में सहयोगी निषाद पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अंबेडकर नगर से अवधेश द्विवेदी और आजमगढ़ के अतरौलिया से प्रशांत सिंह को टिकट दिया। रूस और यूक्रेन में बढ़ते युद्ध के संकट के बीच कनाडा ने यूक्रेन दूतावास से गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया। राजस्थान में एसओजी की टीम ने पेपर लीक मामले में रीट जयपुर के कोऑर्डिनेटर प्रदीप पराशर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इस पेपर के लीक होने के मामले से जुड़े होने का आरोप है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुनव्वर राणा के पलायन पर दिए बयान पर पलटवार किया। मुनव्वर राणा ने एक रोज पहले ही इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। अगला सीएम भी योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में बनेंगे, और जब बनेंगे तो ऐसे माफिया तंत्रों का यहां से पलायन होकर बंगाल की खाड़ी में समा जाए। अमेरिका के शिकागो से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर ओहेयर एयरपोर्ट पर ताइवान का एक कार्गो प्लेन यात्रियों के सामान को रौंदता हुआ दिखाई दिया। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी एयरपोर्ट में लगे कैमरों में कैद हो गया, जिसमें बड़ा सा कार्गो विमान बर्फ से पटे एयरपोर्ट के रनवे पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वहां लोहे के कंटेनर में यात्रियों का सामान मौजूद था, जिनमें कुछ को उसने धक्का मारा तो कुछ के ऊपर से गुजरता हुआ चला गया। एक झटके में उसने कम से कम 4 से 5 लोहे के कंटेनर कुचल दिए। इस दौरान वहां कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, जिन्होंने इसे देखते ही अपनी गाड़ी पीछे कर ली ताकि इस हादसे में उन्हें नुकसान न हो पाए। पंजाब में सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी दफ्तरों में डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाएगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने ऐलान किया कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी सरकारी दफ्तरों में बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। पंजाब में सरकार बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने महात्मा गांधी की हत्या पर बनी फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी पर रोक लगाने की मांग की। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भी लिखी। मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को भी खत लिखा था कि इसके कोई भी पिक्चर रिलीज नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने 15-15 किलोग्राम के 2 बमों को नष्ट कर दिया। बताया गया कि नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने के लिए इन बमों को जंगल के रास्ते पर बिछाया था। अभिनेत्री काजोल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने के बाद बड़ा हादसा हो गया। वहां पर जमीन खिसकने और बाढ़ की वजह से करीब 19 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में आई बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा परिवारों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। बाढ़ की वजह से आई परेशानी में फंसे लोगों की मदद के लिए वहां का प्रशासन जुटा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। वहां से आई तस्वीरों में दिखाई दिया कि बाढ़ की वजह से कई घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, जबकि ड्रोन से ली गई तस्वीरों में वहां के एक बड़े इलाके में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया।
साओ पाउलो ब्राजील की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। ड्रोन से तस्वीर शूट की गई है। वहां पर क्या हालात है, किस तरीके से ट्रक, मकान, गाड़ियां, सब कुछ पूरी तरीके से डूबा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया जा रहा है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। अब तक इस बाढ़ में बताया जा रहा है कि 19 लोगों की मौत भी हो गई है। जमीन भी खिसकी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनको यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बिहार की बेतिया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर प्रशासन ने अवैध शराब और शराब बेचने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद वहां दूसरे राज्यों से लाकर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी, जिसकी खबर मिलते ही बेतिया प्रशासन एक्टिव हो गया और शराब के इस अवैध कारोबार का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन में लगे कैमरों की मदद से पहले तो उन इलाकों की खोज की गई जहां अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। उसके बाद पुलिस की एक टीम ने छापा मारकर शराब की कई बोतलें जब्त कर ली। उसके अलावा इस अवैध कारोबार से जुड़े 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के साथ लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने यूक्रेन की